बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड बायोलॉजी चैप्टर नंबर 23 के अंदर आज हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसजेनिक एनिमल्स, इससे पहले हमने ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया प्लांट्स के बारे में पढ़ा था। सो ट्रांसजेनिक क्या है, व्हाट इज़ ट्रांसजेनिक? इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म कह लें, ऑर्गेनिज्म ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऑर्गेनिज्म हैविंग फॉरेन डीएनए, ठीक है, कि बाहर का डीएनए मौजूद हो, मतलब उसके अपने बॉडी का ना हो बल्कि किसी और से आपने इंट्रोड्यूस करवाया हो। सही, तो वो एनिमल जिसके अंदर फॉरेन डीएनए होगा, ठीक है, जिसको आपने इनकॉर्पोरेट करवाया हुआ है या इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है बाहर से, उससे आप ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहेंगे। ठीक है, अच्छा, ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनते किस तरह नहीं, यानी हाउ। सबसे पहले क्वेश्चन होगा जी, हाउ ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर फॉर्म्ड या क्रिएट, किस तरह हम क्रिएट करते हैं। तो इसमें होता है क्या है कि हमारे पास शुरू में एग्स होते हैं, ठीक है, यानी वी टेक एग्स, और एग्स के अंदर माइक्रो इंजेक्शन होता है, ठीक है, यानी वो माइक्रो इंजेक्ट आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, कि हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को उसके अंदर इंजेक्ट करते हैं, माइक्रो इंजेक्शन होती है, ठीक है। या फिर ये एक रास्ता है, एक और रास्ता है जो हम एक होता है यानी सिलिकॉन कार्बाइड नीडल्स का ना एजिटेटर होता है, ठीक है, एक डिवाइस का नाम है एजिटेटर, ठीक है, और इसके अंदर सिलिकॉन और कार्बाइड लगाता है, ठीक है, SiC कर देता हूँ, और नीडल्स होती हैं, सिलिकॉन कार्बाइड की नीडल्स होती हैं। ये बेसिकली एग को जब हम सेकंड मेथड 2 से जा रहे होते हैं तो ये एग को पोरस बना देते हैं, ठीक है, यानी इसे किस तरह मैं कहूँ कि क्रिएट पोर्स इन द मेम्ब्रेन ऑफ एग, ठीक है, कि एग की मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स बना देते हैं ये। और फिर क्या होगा, हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो इजीली ट्रैवल कर सकेगा अंदर की तरफ। सही, सो माइक्रो इंजेक्शन भी है एक मेथड, और एक मेथड के ज़रिए हम उसके अंदर पोर्स बना लेते हैं। सही, इसी की आप एक डायग्राम देख लें, मसलन ये आपके सामने एक क्लोनिंग एनिमल्स को हम ट्रांसजेनिक एनिमल बना रहे हैं, क्रिएटिंग अ ट्रांसजेनिक एनिमल्स। हमारे पास क्या था, ये डीएनए है जिसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है या जीन ऑफ चॉइस है, उसे हमने मैनिपुलेट करना है किसके अंदर, एग के अंदर। सही, तो हम एनिमल का एग लेंगे और उसके अंदर हम ट्रांस जीन जो है ना वो इंजेक्ट करेंगे, ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट हम अपना इंजेक्ट करेंगे एग ऑफ एनिमल, एनिमल को फिर हम एक सरोगेट, ठीक है, सरोगेट मदर किसे कहते हैं? सरोगेट मदर एक किस्म की ऐसी मदर होती है जो जो कि अडॉप्ट करती है, ठीक है, यानी उसका अपना एम्ब्रियो नहीं होता बल्कि उसकी कह लें कि जो कैविटी होती है जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं, ठीक है, उसके अंदर हम एम्ब्रियो इम्प्लांट करते हैं, ठीक है, यानी सरोगेट मदर किसे कहेंगे? मदर विच हैज़ कह लें कि एम्ब्रियो इम्प्लांटेड, ठीक है, विच हैज़ एम्ब्रियो इम्प्लांट, जिसके अंदर हमने एम्ब्रियो इम्प्लांट किया, यानी उसका अपना एम्ब्रियो नहीं है लेकिन हमने बाहर से इम्प्लांट किया है, उसे हम सरोगेट मदर कहते हैं, इन इट्स या इन प्लेसेंटा, ठीक है। ये तो पता होगा प्लेसेंटा वो झिल्ली होती है जिसके अंदर एम्ब्रियो या कह लें कि जो यंग बच्चा होता है उसकी नशोनुमा होती है, शुरू के जो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के जो फेजेस होते हैं। सही, सो यानी हमने क्या किया कि जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने एक एग के अंदर डाला, उसे फिर बाद में हमने फर्टिलाइज़ किया, यानी एग को फर्टिलाइज़ करने के बाद जो एम्ब्रियो बनेगा उसे हम एक प्लेसेंटा मदर के अंदर, सॉरी एक सरोगेट मदर के अंदर इम्प्लांट कर देंगे, ठीक है, उसके प्लेसेंटा के अंदर। सही, और इस तरह काफ़ी एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं जिसके ज़रिए हमने एक काफ़ी बेनिफिट्स हासिल किए हैं, ठीक है। मतलब हम इसके बेनिफिट्स पे चलते हैं, व्हाट विल बी द बेनिफिट्स, बेनिफिट्स क्या होंगे। तो जिस तरह पीछे बढ़ते आए कि जिस तरह हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाते हैं या बैक्टीरिया बनाते हैं ताकि हम अपने जो प्रोटीन प्रोडक्ट्स हैं वो हम हासिल कर सकें, लाइक ग्रोथ फैक्टर्स हैं, ठीक है, यानी हम क्या कर रहे हैं, पहला इसका जो यूज़ होगा कि टू जनरेट, जो कह लेंगे प्रोड्यूस प्रोटीन प्रोडक्ट्स, प्रोटीन कह लें या हार्मोन्स कह लें, ठीक है जी, प्रोटीन्स प्रोडक्ट फॉर ह्यूमंस,
एग्जांपल में क्या है, मतलब ग्रोथ हार्मोन्स हैं, तो ग्रोथ हार्मोन हम बना सकते हैं, ठीक है, जो कि ट्रीटमेंट में यूज़ होती है। बहुत से जो बच्चे जिनके कद छोटे रह जाते हैं, जिससे हमने डवार्फिज्म कहा था, डवार्फिज्म को ट्रीट करने के लिए ग्रोथ हार्मोन यूज़ होता है। सही है, तो इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है। और इस तरह हम ग्रोथ हार्मोन के अलावा क्लॉटिंग फैक्टर्स बना सकते हैं। सही, क्लॉटिंग फैक्टर इंसुलिन बनवा सकते हैं हम। सही है, जो जिसका हम जीन ऑफ इंटरेस्ट इनकॉर्पोरेट करेंगे उसके मुताबिक हमारे पास प्रोडक्ट आता जाएगा। सही। अच्छा, इसके अंदर एनिमल्स के अंदर एक नई टर्मिनोलॉजी है जिसे हम कहते हैं जेनेटिक फार्मिंग या जीन फार्मिंग कहेंगे। जीन फार्मिंग, अभी तक आपने सिर्फ फार्मिंग का सुना होगा जिसे आप कहते हैं फसल उगाना, ठीक है। जबकि एनिमल्स के अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग के दौरान हम जीन फार्मिंग भी करते हैं। इसमें क्या होता है कि हम जो हमारे पास कह लें कि शुरू में ट्रांसजेनिक एनिमल आया है, ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, इनको हम रिप्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है जी, रिप्रोडक्शन करवाएंगे, ठीक है, इस तरह और रिप्रोडक्शन होगी। सही, तो रिप्रोडक्शन के बाद जो हमें कह लें कि हर्ड मिलेगा, यानी जो सारे आगे हमारे पास ट्रांसजेनिक एनिमल्स आएंगे, वो सब के सब वो हमारा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, जीन फार्मिंग, ठीक है, क्योंकि उनके हर एनिमल के अंदर जो रिप्रोड्यूस होके या मल्टीप्लाई होके आएगा उसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद होगा, और वो आप कह लेंगे ज़्यादा अमाउंट हो जाएगी तो वो ज़्यादा हमें यानी प्रोडक्ट दे सकेंगे। मतलब एक भैंस है, अगर आप उसमें से इंसुलिन निकलवा रहे हैं, ठीक है, उसके दूध में से, तो अगर आप ज़्यादा भैंसें कर लेंगे तो ज़्यादा उसमें से इंसुलिन निकलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। सो जीन फार्मिंग का भी कंसेप्ट यहाँ पे आता है। और इसका आप थोड़ा सा प्रोसीजर देख लें, मतलब हमारे पास क्या होगा कि जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा सबसे पहले, जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा, ठीक है। इसके लिए हम किसी एनिमल का एग लेंगे, सही है, जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम एग के अंदर इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ठीक है, तो यानी एग प्लस जीन ऑफ इंटरेस्ट। फिर उसके बाद हम उससे मतलब 4 सरोगेट मदर्स लेते हैं, सरोगेट, एक और सरोगेट, ठीक है, एक और सरोगेट और एक और सरोगेट, इस तरह हमारे पास 4 सरोगेट्स मदर आ जाते हैं, ठीक है। और ये चारों की चारों हमारा जो सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, ये भी प्रोडक्ट देगी, ये भी प्रोडक्ट देगी, ये भी प्रोडक्ट, और लास्ट वाली पर। सही। सो इस तरह ये जो प्रोसेस है ये सारा किसका है, जीन फार्मिंग का। इसे हम क्या कहते हैं, जीन फार्मिंग, क्योंकि अब आप ज़्यादा प्रोडक्ट हासिल कर रहे हैं, नहीं आपके पास एक कह लेंगे पूरा फार्म हाउस बन जाएगा जिसमें से आप जेनेटिक इंजीनियरिंग करके ना अपना प्रोडक्ट निकलवा रहे हैं। सही, तो उसमें से कौन सा प्रोडक्ट आ सकता है, वही जो हमने ऊपर निकलवाए हैं, ठीक है, लाइक इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन्स, ठीक है, इसके अलावा क्लॉटिंग फैक्टर्स आ सकते हैं। और ये काफ़ी साइंटिस्ट जो से वो काम कर भी रहे हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है जिसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द प्रॉब्लम इन जीन फार्मिंग या ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, सॉरी ट्रांसजेनिक एनिमल्स में। सबसे बड़ा जो इशू आता है वो ये आता है कि हमारी जो कह लें कि एथिकल वैल्यूज़ हैं, ठीक है, कि हम ये चीज़ सोचते हैं, मतलब अगर इफ़ जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिज्म है, जेनेटिकली मॉडिफाइड या उसे आप कह लें कि इंजीनियर्ड जो भी स्पीशी है, ठीक है, उसे आपने ब्लॉक करना है, मतलब उसे आपने एनवायरनमेंट का हिस्सा नहीं बना, ठीक है, कैन नॉट बी पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट, पार्ट ऑफ आवर नेचुरल इन्वायरमेंट, ठीक है, कि हम उसे अपने जो कुदरती माहौल है उसका हिस्सा नहीं समझ सकते। वजह यह है क्योंकि उसके पर आपने तजुर्बा किया, वो सिर्फ आपका एक टेस्ट ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसे इस तरह नहीं है कि आप उसे खुला छोड़ दें कि जी जाओ जिधर मर्जी जाओ, नहीं, क्योंकि वो आपके जो नॉर्मल कह लें कि पॉपुलेशन है उसको डिस्टर्ब करेगी। सही, वाई, बिकॉज इट कैन डिस्टर्ब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, डिस्ट्रीब्यूशन कह लें या नॉर्मल इन्वायरमेंट कह लें या नॉर्मल इकोसिस्टम कह लें, ज़्यादा बेहतर होगा बल्कि।
ठीक है, कि आपके इन्वायरमेंट को उसमें वो एडजस्ट नहीं हो सकती, ना ही हम करेंगे। वजह ये है क्योंकि वो आपका टेस्ट ऑर्गेनिज्म है, उसे आपको लैब में रखना होगा या फिर कोई यानी फार्म हाउस अलग से आपने बनाना होगा, उसके अंदर रखना है, उसे आप आज़ाद नहीं छोड़ सकते। सही। और ये कह लें कि हमारे कानून का हिस्सा है, क्योंकि वो टेस्ट ऑर्गेनिज्म है, वो दूसरों से थोड़ा सा डिफरेंट है, इसे हम इसलिए छोड़ नहीं सकते। सही। इसके अलावा बहुत से टेस्ट ऑर्गेनिजम्स बनाए बनाए जा चुके हैं। ठीक है। और बाज़ दफ़ा ये सोचा जाता है, ठीक है, एक पॉइंट है जो कि अजीब सा है वैसे, कि वी मेनली गेट प्रोडक्ट इन मिल्क। ठीक है, कि हमारी कोशिश होती है कि जो भैंस में अगर हमने जीन ट्रांसप्लांट करवाया तो उसके मिल्क से हमें कोई इंसुलिन मिल रही है या ग्रोथ हार्मोन मिल रहा है या इस तरह का क्लॉटिंग फैक्टर मिल रहा है। सो मिल्क के बजाय हम इंस्टेड ऑफ मिल्क यूरिन का इस्तेमाल करें। ठीक है, इंस्टेड वी यूज़ यूरिन। लॉजिक क्या है इसके पीछे बेसिकली, कि जो मिल्क है वो सिर्फ फीमेल काउज के लिए होता है। ठीक है, मिल्क लिमिटेड है किसके लिए, फीमेल काउज के लिए, और मिल्क की टाइमिंग होती है। ठीक है, जबकि यूरिनेशन जो है वो ज़्यादा होती है, और मिल्क जो है मिच्योरिटी के बाद प्रोड्यूस होना शुरू होता है। ठीक है, भैंस के अंदर ना जब वो मेच्योर होती है उसके बाद मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट होती है। ठीक है, जिसे हम पुबर्टी कहते हैं, पुबर्टी के एज के बाद जाके मिल्क दूध देना शुरू करती है भैंस। सही। तो जो यूरिन है, ठीक है, ये बचपन से ही शुरू हो जाता है। तो अगर हमें ज़्यादा प्रोडक्ट लेना है, ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि ज़्यादा क्वांटिटी में आए, तो उसके लिए हम यूरिन का यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक बहुत कहने की अजीब सी कंडीशन है, हमें अच्छा 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 नहीं लगता ये बात सुनते हुए। लेकिन फिर भी अगर इकोनॉमिकली देखें तो यूरिन जो है वो बेस्ट है। सही, क्योंकि ये आपकी थ्रू आउट लाइफ चलेगी, और हर यानी मेल फीमेल दोनों के अंदर ये हो सकता है। ठीक है, आपका प्रोडक्ट आ सकता है। अच्छा, अब हम आते हैं कि ट्रांसजेनिक एनिमल की हम क्लोनिंग किस तरह करते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो हमने सिर्फ सरोगेट रखा था ना। ठीक है, ये क्लोनिंग नहीं है, इट इज़ नॉट अ क्लोनिंग, ये चीज़ में रखनी है, इट इज़ नॉट अ क्लोनिंग। ये क्लोनिंग नहीं है, बल्कि इसके अंदर आपने एग्स को ट्रांसप्लांट करवाया मुख्तलिफ सरोगेट के अंदर, उसके बाद आपके पास जो एनिमल्स आएंगे उनके आप प्रोडक्ट हासिल कर रहे हो। सही। जबकि जो क्लोनिंग ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसके हम एग्जांपल देखते हैं। पहले नीचे डायग्राम देखते हैं। सो ये क्लोनिंग है, इट इज़ द क्लोनिंग ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स। यानी अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बड़ा फार्म बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए आप क्लोनिंग करते हो। उसमें क्या होता है कि आपके पास सबसे पहले फर्टिलाइज्ड एग होता है, सॉरी अनफर्टिलाइज्ड एग होता है। ठीक है, शुरू में क्या होगा, अनफर्टिलाइज्ड एग होगा, उसका आप न्यूक्लियस रिमूव कर लोगे। ठीक है, थ्रू इंजेक्शन, या जैसे हम कहते हैं माइक्रो इंजेक्शन यूज़ होता है यहाँ पे। माइक्रो इंजेक्शन से आपने न्यूक्लियस रिमूव किया, फिर उसके अंदर आपने जो ऑर्गेनिज्म जिसकी आपने क्लोनिंग करनी है उसका आप सेल लोगे। ठीक है, बॉडी का सेल, सोमैटिक सेल लोगे जिसके अंदर डीएनए मौजूद होगा, ठीक, तो न्यूक्लियस मौजूद होगा, तो वो आप सेल इंट्रोड्यूस करवा दोगे किसके अंदर, एग के अंदर। ठीक है, तो अब यानी बेसिकली ये फर्टिलाइज करवा रहे हो आप, अपना डिप्लॉयड न्यूक्लियस इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा रहे हो। ठीक है, ये जो न्यूक्लियस है ये डिप्लॉयड है। फर्टिलाइजेशन में होता है दोनों तरफ से हैप्लॉइड आते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक तरफ डिप्लॉयड है और एक तरफ विदाउट न्यूक्लियस है। जो एग है वो विदाउट न्यूक्लियस है और दूसरी तरफ से डिप्लॉयड सेल्स आ रहे हैं। खैर, ये आपके पास एम्ब्रियो सॉरी जायगोट बन जाएगा। ठीक है, ये आपके पास क्या बनेगा, जायगोट। जायगोट से फिर उसकी डिवीजन स्टार्ट होगी और डिवीजन होते होते वो एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो को आप इम्प्लांट करवा दोगे सरोगेट मदर के अंदर। सही। तो अब जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा वो क्लोन होगा। ठीक है, इसके बाद जो ऑर्गेनिज्म हमारे पास आएगा इम्प्लांटेड, वो क्लोन होगा, बिल्कुल हूबहू। क्लोन किसे कहते हैं, नहीं, इट इज़ अ कॉपी ऑफ मदर। ठीक है, इट इज़ अ कॉपी। और इस तरह क्लोनिंग बना, अगर ये कह लें कि हमें फॉर एग्जांपल ये जो ऑर्गेनिज्म था ये हमें कोई प्रोडक्ट दे रहा था। ठीक है, जेनेटिकली इसे हमने इंजीनियर किया हुआ था। सही। और जब हम इसकी कॉपी बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये भी जेनेटिकली इंजीनियर्ड होगा। ठीक है, इसमें आपको अलग से कह लें कि इंजीनियरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, वही चीज़ आपकी आगे जाके कॉपी हो जाएगी। सही है। सो शुरू में ये चीज़ नामुमकिन लगती थी। ठीक है, लेकिन फिर एक साइंटिस्ट था, बल्कि पूरे एक साइंटिस्ट की टीम थी, रोजलिन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कॉटलैंड। ठीक है, एक इंस्टीट्यूट है स्कॉटलैंड के अंदर था, सॉरी, उसका नाम था रोजलिन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कॉटलैंड।
ठीक है। उसके अंदर एक साइंटिस्ट की पूरी टीम थी, उन्होंने एक शीप के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था इन 1997। ठीक है, उन्होंने एक शीप के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और शीप की क्लोनिंग की थी। ठीक है, और जो शीप बनी थी उसने डॉली बनाया था, नहीं, ही क्लोन्ड डॉली। ठीक है, जो कि एक शीप थी, बेसिकली डॉली एक शीप का नाम था। सही। सो इन 1997 रोजलिंस इंस्टीट्यूट था स्कॉटलैंड के अंदर, वहाँ पे साइंटिस्ट की एक टीम थी जिन्होंने पहली दफ़ा क्लोनिंग की थी। उसके बाद फिर ये चीज़ यानी पता लग गई थी, कह लेंगे यानी एक्सपेरिमेंट हो चुका था। इसका मतलब ये था कि अब हम दूसरे ऑर्गेनिजम्स को भी क्लोन कर सकते हैं। ठीक है। ओके। ये जो क्लोनिंग है जिस प्रोसेस के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, बज़ाहिर ये आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन ये इतना आसान है नहीं। वजह ये है कि आपको सबसे पहले तो कह लें कि एग को अलहदा करना है। ठीक है, फिर एग के अंदर आपने डिप्लॉयड न्यूक्लियस डालना है। अच्छा, यहाँ पे जो हम डिप्लॉयड न्यूक्लियस डाल रहे हैं, ठीक है, ये आप कहाँ से लेंगे? डोनर एनिमल से। ठीक है, और उस डिप्लॉयड न्यूक्लियस के अंदर ज़रूरी होना चाहिए कि ऑल द जीन्स हों। ऑल द जीन्स कह लें, या दूसरे लफ्ज़ों में आपसे क्रोमोसोम्स कह लें, क्रोमोसोम्स। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल दी हुई है आपकी, कह लें कि बुक के अंदर, कि मतलब एक मसल सेल है, मसल सेल। सो इट कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसके पास सब क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, हैज़ ऑल क्रोमोसोम्स। ठीक है, लेकिन वो फंक्शन सिर्फ एक कर रहा होता है, मतलब एपिथेलियल सेल्स में, मसल सेल्स में, या फिर न्यूरॉन्स के जो न्यूक्लियस सेल्स के अंदर सबके पास एक जैसे क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन इन सबका फंक्शंस डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि कुछ जीन्स इसमें ट्रिगर ऑफ होते हैं, कुछ के अंदर ऑन होते हैं। मतलब मसल सेल्स के अंदर जो जीन्स एक्टिन मायोसिन बनाते हैं वो ज़्यादा कह लें कि काम कर रहे होते हैं, जबकि न्यूरल सेल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाने वाले जीन्स काम कर रहे होते हैं। एपिथेलियल सेल्स के अंदर स्क्रीशन ज़्यादा बनती है, तो जो जीन्स मतलब जो प्रोटीन्स वगैरह होती हैं, एंजाइम्स वगैरह, वो ज़्यादा बन रहे होते हैं। ठीक है, सो हैज़ ऑल क्रोमोसोम्स। मसल सेल्स के अंदर भी और न्यूरल सेल्स के अंदर भी, हर सेल्स, बॉडी के हर सेल के अंदर पूरे क्रोमोसोम्स होते हैं। सही। और बट दे आर, या कह लेंगे दे हैव डिफरेंट इन्वायरमेंट, दे हैव डिफरेंट इन्वायरमेंट। सही। सो अगर हम मतलब आपने मसल सेल का न्यूक्लियस लिया, उसे आपने इन्वायरमेंट दे दिया किसका? एक डोनर एनिमल का। ठीक है, यानी जहाँ पे आपने ट्रांसप्लांट किया, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें सारे जीन्स एक्सप्रेस होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, यानी इसे थोड़ा सा हम डिफरेंट करने के, कुछ मार्फोजेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जो कि वो इनको इंड्यूस करते हैं सेल्स को ना, यानी कुछ मार्फोजेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, वो सेल्स को इंड्यूस करते हैं कि वो मसल सेल्स की तरफ चले जाएं, या फिर वो न्यूरोनल सेल्स बना लें। ठीक है, ये आपने डेवलपमेंट में पढ़ा होगा। ठीक है, जो कि इसका मेरे ख्याल से पीछे एक चैप्टर है, उसके अंदर हमने डिटेल में इस पर बात की थी। सही। सो ये हो गया क्लोनिंग ऑफ जीन्स के बारे में। लेकिन क्लोनिंग जो सी है ये प्रोहिबिटेड है। क्लोनिंग इज़ प्रोहिबिटेड इन ह्यूमंस, ऑन ह्यूमंस कह लें। सही। क्योंकि ये एथिकल इश्यूज़ के अंदर आ जाता है कि मतलब हमारी, मतलब मेरी कोई कॉपी हो, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, क्योंकि मेरे जो जीन्स हैं वो मेरी मलकियत है। ठीक है, इट्स लाइक माई ओन प्राइवेट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इससे मैं क्यों कह लें कि किसी एक्सपेरिमेंट के अंदर यूज़ करूँ। सो जो क्लोनिंग ऑफ जीन्स है ये प्रोहिबिटेड है। ख़ास तौर पर अमेरिका में तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है, उसने इसे रोका हुआ है। ठीक है, जबकि दूसरी कंट्रीज़ में कहीं छुप छुपा के काम हो जाता है इस चीज़ पे भी, लेकिन फिर भी ये एक किस्म के गैर इखलाकी कह लें कि हरकत समझी जाती है कि आप किसी जीन्स, यानी किसी दूसरे इंसान का जीन्स उनसे है वो इस तरीके से इस्तेमाल करो, किसी साइंटिफिक स्टडी में इस्तेमाल करो। ठीक है, क्योंकि इसके आउटकम्स थोड़े से यानी ख़तरनाक हो सकते हैं, क्योंकि आप किसी की कॉपी बना लें तो वो मतलब अ, अच्छा नहीं है। मतलब कह लें कि आपकी जो नेचुरल रूटीन है, ये कह लें कि आपका जो इकोसिस्टम है उसके लिए ख़राब चीज़ है। सही। सो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रांसजेनिक एनिमल्स, और हमने फिर देखा उसकी क्लोनिंग किस तरह की हमने। अगले लेक्चर के अंदर हम जीन थेरापी के बारे में बात करेंगे।